हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2021 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट, इट्स डीसी वोल्टेज इज। मीन्स आपसे कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसकी पीक वैल्यू कितनी गिवन है, 100 वोल्ट गिवन है। और उसकी आपसे डीसी वोल्टेज पूछ रहा है कितनी होगी। मींस आउटपुट जो होगी फुल वेव रेक्टिफायर की उसकी डीसी वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। और पीक वैल्यू कितनी गिवन है आउटपुट वोल्टेज की, 100 वोल्ट गिवन है। सो हमें वी नोट कितना गिवन है, 100 वोल्ट। और आपसे वी डीसी पूछ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि रेक्टिफायर टू टाइप के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं। मींस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज कर देते हैं। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, वी नोट बाय रूट टू आएगी। यहाँ पर वी नोट क्या है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज की, जिसको हम मैक्सिमम वोल्टेज या फिर पीक वोल्टेज भी कह सकते हैं। सो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर वी आर एम एस किसके इक्वल होगा, वी नोट बाय रूट टू के इक्वल होगा। सिमिलरली हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर वी आर एम एस किसके इक्वल होगा, वी नोट बाय टू के इक्वल होगा। और फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसकी एवरेज वैल्यू या एवरेज डीसी वैल्यू किसके इक्वल होती है, टू वी नोट अपॉन पाई के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.637 वी नोट लिख सकते हैं। सिमिलरली हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी डीसी किसके इक्वल होगा, वी नोट अपॉन पाई के इक्वल होगा। एंड एफिशिएंसी की अगर बात करें, नीटा क्या है, एफिशिएंसी है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.2% होती है एंड हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6% होती है। और अगर हम रिपल फैक्टर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 0.482 होता है एंड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है। रिपल फैक्टर को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अंडर द रूट 1 प्लस वी आर एम एस बटे वी डी सी का स्क्वायर। अगर आपको वी आर एम एस गिवन हो, वी डी सी गिवन हो, तो आप इसका यूज करके डायरेक्ट रिपल फैक्टर निकाल सकते हो। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, वी नोट गिवन था 100 वोल्ट, और हमसे वी डीसी पूछ रहा था फुल वेव रेक्टिफायर की। सो वी डीसी जो होगी फुल वेव रेक्टिफायर की किसके इक्वल थी, 0.637 वी नोट। तो यहाँ पर वी नोट की जगह 100 रख देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 63.7 वोल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 63.7 वोल्ट आ जाएगा डीसी वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर की। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रोड सीडी of thermal resistance 5 Kelvin per watt is joined at the middle of an identical rod AB as shown in the figure. The ends A, B and D are maintained at 100 degree Celsius, 0 degree Celsius and 25 degree Celsius respectively. Means आपसे कह रहा है एक रोड है CD जिसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, 5 केल्विन पर वाट गिवन है, इज ज्वाइंट एट द मिडल ऑफ एन आइडेंटिकल रोड ए बी। मीन्स इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वही ए बी रोड की भी थर्मल रेजिस्टेंस है, और इसकी जो लेंथ है वही लेंथ इसकी है, इसका जो एरिया है वही एरिया इसका है, क्योंकि दोनों रोड क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। सो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, जो थर्मल रेजिस्टेंस इसका है वही थर्मल रेजिस्टेंस पूरी ए बी रोड का है। और कह रहे हैं ए पॉइंट जो है
मेंटेन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और बी पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और डी पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। और आपसे कह रहा है टेम्परेचर बताओ जंक्शन सी का। मींस ये जो पॉइंट सी है जहां पर ये दोनों रोड मिल रही है, इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है कितना होगा। अब देखिए, हमें जो रोड सी डी और ए बी गिवन है वो आइडेंटिकल रोड गिवन है। तो हम कह सकते हैं रोड ए बी जो है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, और रोड सी डी की थर्मल रेजिस्टेंस हम R2 मान लेते हैं। सो R1 और R2 कितना गिवन है, 5 केल्विन पर वाट। इसको भी हम R के इक्वल मान लेते हैं और इसको भी हम R के इक्वल मान लेते हैं। और हमें पता है थर्मल रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है L बाय के ए। यहाँ पर L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और R क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अगर हम जनरल बात करें, हमें 3 रोड गिवन हो, इस एंड का टेम्परेचर T1 हो, इस एंड का T2 हो, इस एंड का T3 हो, इसकी रेजिस्टेंस R1 हो, इसकी रेजिस्टेंस R2 हो, इसकी रेजिस्टेंस R3 हो, और ये कौन सी रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है। तब इस जंक्शन पे जो टेम्परेचर होगा वो हम इक्वल टू लिखते हैं T1 बाई R1 प्लस T2 बाई R2 प्लस T3 बाई R3 बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 रोड किसी पॉइंट पे मिले जिसको हम जंक्शन कहेंगे, उसका जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल टू होगा T1/R1 प्लस T2/R2 प्लस T3/R3 बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पर T1, T2, T3 जो रोड्स है उनके एंड का टेम्परेचर है। इस रोड का ये जो एंड है उसका टेम्परेचर T1 है, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R1 है। इस रोड का ये जो एंड है इसका टेम्परेचर T2 है और इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R2 है। और ये जो रोड है इसके इस एंड का टेम्परेचर T3 है और इसका थर्मल रेजिस्टेंस R3 है। और आपको यहाँ पर T1, T2, T3 किस में पुट करने होते हैं, केल्विन में पुट करने होते हैं। सो देखिए, ये जो 3 रोड है इस पॉइंट पर मिल रही है, ऐसी सिचुएशन हम इस क्वेश्चन में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इस पूरी रोड जो ए बी है इसको आधी ये मान ले और आधी ये मान ले, तो 2 रोड ये हो गई और एक पूरी ये हो गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे 3 रोड यहाँ पर मिल रही है और हमें इसका ही टेम्परेचर बताना है। सो इसकी जो टोटल लेंथ है सी डी की और ए बी की वो इक्वल है, तो इस रोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। अगर आधी हो जाएगी, अगर हमारी लेंथ आधी हो गई तो थर्मल रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि के और ए तो सेम है। तो इसका और इसका क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा। टोटल क्या था, आर था, तो आधा इसके पास चला जाएगा, आधा इसके पास चला जाएगा। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी ए बी रोड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना लिया था, R लिया था। तो इसका R/2 हो जाएगा, इसका R/2 हो जाएगा, और इसका कितना रहेगा, R ही रहेगा। सो यहाँ पर इस रोड को हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, और इसको हम 3 नंबर रोड नाम दे देते हैं। तो R1 कितना होगा, R/2 होगा। T1 कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। R2 कितना होगा, R/2, और T2 कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। R3 कितना होगा, R के इक्वल होगा, और T3 कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, T1 कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 373 केल्विन में लिख सकते हैं। R1 कितना होगा, R/2। T2 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 केल्विन लिख सकते हैं। R2 कितना है, R/2। T3 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में 298 केल्विन लिख सकते हैं। और R3 कितना है, R के इक्वल है। सो ये सभी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें सी पॉइंट का क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर हम T1 की जगह कितना रख देते हैं, 373।
R1 की जगह R/2 रखेंगे तो R नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। और T2 की जगह 273 रखना होगा और R2 की जगह R/2 रखेंगे तो R नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। T3 की जगह 298 केल्विन रखना होगा, R3 की जगह R लिखा जाएगा। बटे में 1/R1 है तो R1 की जगह R/2 रखेंगे तो R नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली R2 की जगह R/2 रखेंगे तो R नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। और R3 की जगह क्या लिखना होगा, R लिखना होगा। सो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा, यहाँ पर 1/R ऊपर से कॉमन आ रहा है, 1/R नीचे से कॉमन आ रहा है, जो कैंसल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, 2 गुणा में 373 जमा 2 गुणा में 273 जमा 298 और नीचे क्या बचेगा, 2 + 2 + 1 बचेगा। ऊपर जब हम गुणा करेंगे 2 की 373 से तो 746 आएगा, 2 की गुणा 273 से करेंगे तो 546 आएगा और 298 एज इट इज रहेगा। 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों को ऐड करेंगे तो 1590 आएगा, नीचे 5 है। 1590 को 5 से भाग करेंगे तो 318 केल्विन आ जाएगा सी पॉइंट का टेम्परेचर। सो सी पॉइंट का टेम्परेचर कितना आ गया, 318 केल्विन आ गया। बट हमें जो ऑप्शन गिवन थे वो डिग्री सेल्सियस में गिवन थे। सो हम 318 में से 273 घटा देते हैं और सी पॉइंट का टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। सो सी पॉइंट का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना था कि 3 रोड हो जिनका आपको एंड पॉइंट का टेम्परेचर गिवन हो और थर्मल रेजिस्टेंस गिवन हो, तो उनके जंक्शन का आप टेम्परेचर डायरेक्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पर R1 इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस था वो R/2 इसलिए लिया क्योंकि ये लेंथ आधी हो गई टोटल का। अगर ये लेंथ आधी हो गई तो यहाँ पर आधी लेंथ लिखोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। सो अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस R है तो उसका आधा करोगे तो R/2 हो जाएगा और इसका R ही रहेगा और इसका भी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। फाइनली आपने पुट करके क्वेश्चन को सोल्व किया, टेम्परेचर की वैल्यू 318 केल्विन आ गई। बट क्वेश्चन के अंदर जो आंसर गिवन थे वो डिग्री सेल्सियस में गिवन थे, तो उसमें से आपने 273 घटाया तो आंसर आ गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन इज। हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स के बने हुए होते हैं और हमें पता है प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है और न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। और हमसे प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन क्या होती है, UUD होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। मींस इसके अंदर 2 अप क्वार्क होंगे और 1 डाउन क्वार्क होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 coils. When one coil is switched on, it takes 15 minutes to boil water, and when only second coil is switched on, it takes 30 minutes to boil water. How long will it takes to boil water when both the coils are used in series? देखिए कह रहा है एक इलेक्ट्रिक केटल में 2 कोयल्स है, एक कोयल को ऑन किया जाता है तो वो 15 मिनट में वाटर को बॉयल कर देती है। 15 मिनट्स को हम T1 टाइम मान लेते हैं और जब ओनली सेकंड कोयल को ऑन किया जाता है तो वो 30 मिनट में वाटर को बॉयल कर देती है। 30 मिनट को हम T2 मान लेते हैं और पूछ रहा है जब उन दोनों कोयल को सीरीज में लगाया जाएगा तब वो कितने टाइम में वाटर को बॉयल कर देगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये हमने स्टडी किया है कि जब 2 कोयल को सीरीज में लगा करके अगर वाटर को बॉयल कराना हो तो कितना टाइम लेगी, वो टाइम लेगी T1 + T2 के इक्वल। T1 क्या है, जो फर्स्ट कोयल ने टाइम लिया है। T2 क्या है, जो सेकंड कोयल ने टाइम लिया है। TS क्या है, जब दोनों कोयल को सीरीज में लगाया जाए तब जो टाइम लेगी वो TS है। सो यहाँ पर TS किसके इक्वल आएगा, 15 + 30 हो जाएगा।
क्योंकि T1 कितना गिवन है 15, T2 कितना गिवन है 30, तो TS किसके इक्वल आ जाएगा 45 मिनट के इक्वल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पैरेलल की बात की जाए, अगर आपसे कहता पैरेलल में लगाए तब कितना टाइम लेगी, तो याद रखना पैरेलल में जो टाइम लेगी वो हम ऐसे निकालेंगे 1/TP इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, TP निकालना होगा। मीन्स जब दोनों कोयल को पैरेलल में लगाया जाए तब जो टाइम लेगी वाटर को बॉईल करने में वो टीपी लेगी, जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और जब सीरीज में लगाया जाए तब जो टाइम लेगी दोनों कोयल्स वो इसके इक्वल लेगी, जो इस तरह से निकाला जाएगा। मीन्स जब सीरीज में लगा करके वाटर को बॉईल कराना होगा तब इतना टाइम लेगी, जब पैरेलल में लगा के वाटर को बॉईल कराना होगा तो इतना टाइम लेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल की। मींस डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो सस्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है एंड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नेगेटिव होती है एंड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, नेगेटिव एंड प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। मीन्स कह रहा है मैग्नेटिक सेंसिबिलिटी जो होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल की वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, टेम्परेचर पे कैसी डिपेंडेंसी होती है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए जो मैग्नेटिक सेंसिबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल की नेगेटिव होती है और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स जाई एम वर्सेस टी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, क्योंकि ये कह रहा है कि टेम्परेचर के चेंज होने से जाई एम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक सेंसिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू। मींस कह रहा है ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये किसके इक्विवेलेंट है। मींस इसको हमें सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन ए बी का बार इंटू में ए बार प्लस बी इंटू में बी प्लस बी बार। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर इसको रखते हैं एज इट इज। ए बी का बार एज इट इज रखते हैं, ए बार की गुणा बी से हो गई, ए बार की गुणा बी बार से हो गई, बी की गुणा बी से हो गई, बी की गुणा बी बार से हो गई। और बी की गुणा बी बार से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बी गुणा बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये हमने एज इट इज लिख दिए। ए बी का बार इंटू में ए बार बी प्लस ए बार बी बार, और ये बी है। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के बार को क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए बार प्लस बी बार लिख दिया। और हमने क्या किया, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, ए बार प्लस का 1 इंटू में बी प्लस का ए बार बी बार। और 1 प्लस ए बार है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। सो बी प्लस ए बार बी बार हो जाएगा। बार क्या है, ए बार प्लस बी बार है। अब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, ए बार की गुणा बी से करेंगे तो ए बार बी हो जाएगा। ए बार की गुणा ए बार इंटू में बी बार से करेंगे तो ए बार और ए बार सेम है तो ये ए बार इंटू में बी बार ही आएगा ओनली। तो ये हमने लिख दिया। बी बार की गुणा बी से करेंगे तो 0 हो जाएगा। बी बार इंटू में ए बार बी बार है तो ये ए बार बी बार ही रह जाएगा, क्योंकि बी बार की गुणा जब आप ए बार बी बार से करोगे तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये एक ही रह जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए बार बी बार आ जाएगा ओनली। सो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, ए बार बी बार दोनों सेम है तो एक बार ही लिख दीजिए। यहाँ से क्या है, ए बार कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया, बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार किसके इक्वल होगा, 1 के। सो आंसर क्या आ जाएगा, ए बार इंटू में 1। सो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बार के इक्वल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फेरिकल न्यूक्लियाई ए एंड बी हैव मास नंबर 216 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई
आर ए बटे आर बी इज, मीन्स आपसे रेडियस ऑफ ए बटे रेडियस ऑफ बी की पूछ रहा है। मीन्स ए जो न्यूक्लियाई है उसकी रेडियस बटे में बी जो न्यूक्लियाई है उसकी रेडियस का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। ए न्यूक्लियाई का मास नंबर कितना गिवन है 216, बी न्यूक्लियाई का मास नंबर कितना गिवन है 64, और आपसे उनकी रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। हमें पता है न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास नंबर की पावर 1/3 के, मीन्स ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। सो यहाँ पर आर ए बटे आर बी किसके इक्वल होगा, मास नंबर ऑफ ए बटे मास नंबर ऑफ बी, और इस सारे की पावर 1/3। ए का मास नंबर कितना गिवन है 216, और बी का मास नंबर कितना गिवन है 64, तो यहाँ पे रख देते हैं। 216 ऊपर रखा जाएगा, 64 नीचे रखा जाएगा, और इस सारे की पावर कितनी है 1/3। 216 की पावर 1/3 6 आएगा, 64 की पावर 1/3 4 आएगा, इसको काट करके कितना आ जाएगा 3/2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा 3/2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ हेलिकल पाथ अंडर अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज सच दैट the component along the magnetic field is twice the component in the plane normal to the magnetic field. The ratio P by R of the pitch P to the radius R of the helical path is, means आपसे अनुपात पूछ रहा है किसका, P और R का। P क्या है यहाँ पर, पिच है हेलिकल पाथ की, और R क्या है, रेडियस है हेलिकल पाथ की। सो पिच बटे रेडियस किसके इक्वल होती है 2 पाई, इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, बटे में इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है वो दुगना है उस कंपोनेंट के जो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के। सो हमें क्या गिवन है कि v पैरेलल जो है वो 2 टाइम्स है v परपेंडिकुलर के। तो अगर हम यहाँ पर v पैरेलल की जगह 2 टाइम्स v परपेंडिकुलर रखेंगे तो v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कट जाएगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो पिच बटे रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी 2 पाई इंटू में 2। सो राइट आंसर क्या होगा इसका 4 पाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। या फिर ऐसे कर लीजिए v पैरेलल बटे में v परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा 2 के, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रखी जाएगी 2 रखी जाएगी, 2 गुणा में 2 पाई कितना आ जाएगा 4 पाई। सो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।